होगा। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पोलिंग पार्टीज को बूथों पर रवाना कर दिया गया है। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 19,812 स्थायी, 219 अस्थायी मतदान केंद्र शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 5,470, ग्रामीण क्षेत्रों में 14,342 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, यानी हरियाणा में एक दिन में 2 चुनावों के लिए मतदान होगा। चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के बीच सीधी टक्कर है। प्रदेश में बीजेपी जहां सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कुरुक्षेत्र की सीट इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के लिए छोड़ दी है। बता दें कि हरियाणा के 2,76,768 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, नूह, नारनौल और फतेहाबाद की तस्वीरें, जहां मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी चल रही हैं। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, रोड शो किए गए, रैलियां की गई, जनसभाएं की गई और अब ये अंतिम दौर कहीं ना कहीं, क्योंकि कल वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और उससे पहले किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोहतक की तस्वीर देख रहे हैं आप, टोहाना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अंबाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको हम यमुनानगर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के ऊपर एक बड़ा जिम्मा है। लगातार मीटिंग्स का दौर चला है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम देख लें तो भी पुख्ता इंतजामात की कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर चुनाव में होती है कि किसी भी तरह का कोई भी विवाद सामने ना आए। हमारी तैयारी पूरी है। पोलिंग पार्टीज आज हम डिस्पैच कर रहे हैं। लगभग काफ़ी सारी पार्टियां निकल गई हैं और बूथों पे पहुंच जाएंगी। उसके बाद सेक्टर ऑफिसर्स के जरिए हम उनकी निगरानी रखेंगे। तो इन पार्टीज के साथ जो ईवीएम है, बाकी मटेरियल है, पुलिसकर्मी है, वो सब हमने उनके बसों में रूट बना करके डेजिग्नेट करके भेजा है। टोटल हमारे 1333 बूथ हैं, तो इतनी ही पोलिंग पार्टीज हैं और इसके अलावा जो रिजर्व करीब 150 पोलिंग पार्टी हमने यहाँ पे अपने पास रखी हुई है। मतदान केंद्र में हमारे जो स्टेट पुलिस है उसका जिम्मा है पूरी सुरक्षा करना। तो उनके जवान जो हैं वो भी पोलिंग पार्टी के साथ ही बस में बैठ करके गए हैं। जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं वहाँ पे एडिशनली CAPF के जवान भी तैनात रहेंगे। तो इसके लिए 6 कंपनियां CAPF की हमारे पास आई हुई है। हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स डिप्लॉय की हैं जो हमारे ग्रामीण बूथ हैं वहाँ, क्योंकि ये कल्चर जो है पर्दे का, घूंघट का, बुरके का, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ हमने एक डेडिकेटेड आंगनवाड़ी वर्कर की डिप्लॉयमेंट की है, जो कि उन महिलाओं की आइडेंटिटी के लिए एक बार उनको देखेंगी और आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने के बाद उनको किया जाएगा। देखिए, हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा में 236 बूथ हैं जी, और तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम इसी तैयारी में ही लगे हुए हैं। और तैयारी और रिहर्सल हमने इस ढंग से की, आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां जा चुकी हैं, आपका पूरा टेंट खाली है। तो इससे ये साबित होता है कि लोग अपनी ड्यूटी के प्रति कितने संजीदा हैं, बड़े सीरियस लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कोई एब्सेंट भी बहुत कम है। जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उन्हीं को ही हमने एग्जेम्प्ट किया है। ये सीधे अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और रात को केवल महिला जो हमारी साथी हैं वही अपने घर जाएंगे और सुबह 5 बजे बूथ पे आ जाएंगे, क्योंकि 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू होना है। कोई भी ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है जिसमें पंखे वगैरह की सुविधा ना हो। सभी के अंदर हमने इंश्योर किया हुआ है। वॉशरूम्स है, चाहे पीने का पानी है, और हम किसी भी तरह की इन लोगों को असुविधा नहीं होने देंगे। इवन यहाँ इनकी जो किट है उसमें जरूरत का भी सामान डाला गया है। चाहे देखिए, हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, भिवानी विधानसभा क्षेत्र के 220 बूथों के लिए आज हमने फाइनल रिहर्सल हमारी कंप्लीट कर ली है। फाइनल रिहर्सल होने के बाद, सबकी अटेंडेंस होने के बाद, आप जैसा देख रहे हैं पार्टियों की जो कंप्लीशन है, पूरी पार्टियां पूरी करी जा रही हैं। जैसे ही पार्टियां कंप्लीट होंगी, हमारे डिस्पैच सेंटर से ये अपना सामान रिसीव करेंगी। डिस्पैच सेंटर पे हमारी पूरी तैयारियां, हमने 20 डिस्पैच सेंटर बनाए। एक बूथ पर, एक टेबल पर 11 बूथों की पार्टियां जाएंगी। वहां से अपना किट बैग जो पहले से ही सुव्यवस्थित किया गया है और अपनी EVMs प्राप्त करेंगी। प्राप्त करने के बाद जो उनका पूर्व से निर्धारित बस रूट है, उस बस रूट से वो बूथों की पार्टियां बैठकर जाएंगी। आखिरी वाले बूथ पर जो बस है वो वहां पर राइट को स्टे करेगी। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद वापस उसी रूट से आकर हमारे रिसेप्शन सेंटर पर जमा करेंगे।
तो 10 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। उससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, तैयारियों की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी। मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की कोई भी चूक ना रहे, उसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोशिशें लगातार चल रही हैं। छठा चरण है और कहां कहां मतदान होना है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। छठे चरण में अंबाला की सीट पर मतदान होगा, करनाल में मतदान होगा, सोनीपत और रोहतक की सीटें शामिल रहेंगी। 25 मई कल का दिन मतदान का दिन है। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। 10 सीटों पर हरियाणा में मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर आप पहुंचिए और अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। लगातार हम उस चीज का आह्वान कर रहे हैं। सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम की सीट पर भी मतदान होने जा रहा है। 25 मई कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चुनावों के लिहाज से देखिए मतदान का दिन है और 4 जून को नतीजे आने हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी 10 सीटें, हरियाणा की जो 10 सीटें जिन पर मतदान होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट पर मतदान होगा, हिसार की सीट पर छठे चरण में मतदान होगा। चुनावों के लिहाज से अगर हम चरणों के लिहाज से देखें, छठा चरण अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेट्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर कल छठे चरण में मतदान हरियाणा में होने जा रहा है। सिरसा में 978 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पूरी तैयारी है और निश्चित तौर पर अब आपकी बारी है। आप पहुंचिए मतदान केंद्रों में और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। सिरसा में 978 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कहां पर कैसी तैयारी है वो भी जरा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा दें। सीसीटीवी कैमरों से बूथों की निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न रहे। इसको लेकर कोशिशें की जा रही है। लघु सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से पूरी निगरानी रखी जाएगी। बूथों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। कुरुक्षेत्र जिले में अगर बात करें तो 1848 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1444, शहरी क्षेत्रों में 404 पोलिंग स्टेशन है। किस जगह पर कितने पोलिंग स्टेशन हैं आप अपने एरिया के लिहाज से भी समझिए। 17,94,300 वोटर मतदान करेंगे। झज्जर में 797 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बूथों के आसपास शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर धारा 144 लागू की गई है। 8,18,662 वोटर हैं झज्जर में। अकेले बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो 2,44,421 वोटर हैं। सोनीपत में 17,77,000 मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या क्या है अलग अलग जगहों पर वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 43,815 युवा पहली बार वोट करेंगे। 100 साल से ज्यादा उम्र के 740 बुजुर्ग वोट करेंगे। सोनीपत लोकसभा में कुल 1,846 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 43,815 युवा पहली बार सोनीपत में वोट करेंगे। 126 सेक्टर सुपरवाइजर, 72 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट वहां पर तैनात रहेंगे। 95 पुलिस पार्टीज की तैनाती वहां पर रहेगी। पुलिस की तरफ से कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। गुरुग्राम में 1333 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 113 संवेदनशील पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 4000 पुलिसकर्मी फील्ड में तैनात रहेंगे। तैयारियां कैसी हैं वो हम आपको अलग अलग जगहों का अपडेट दे रहे हैं। 85 सेक्टर ऑफिसर वहां पर तैनात किए गए हैं। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 1527 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो मतदान केंद्रों की संख्या इस बार बढ़ाई गई है। वेबकास्टिंग के जरिए मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी, किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे, इसको लेकर तैयारियां, इंतजामात पुख्ता किए गए हैं। सिरसा में 978 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो अभी तक डिटेल्स हमारे सामने आई हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास के जरिए बूथों की निगरानी रखी जाएगी और जो बुर्के घूंघट वाली महिलाएं हैं उन पर नजर रखी जाएगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं पर नजर रखेंगी, उनके लिए भी ड्यूटी स्पेशली लगाई गई है और कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे चुनावों के लिहाज से, क्योंकि अपने आप में छठा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। केसी मलकानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। गणेश चौहान हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गणेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत
स्वागत है। अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी मलकानिया जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। छठा चरण अगर हम सारे स्टेट्स के लिहाज से भी देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। कई दिग्गजों की साख अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में दांव पर लगी हुई है। हरियाणा के लिहाज से अगर हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करें सर, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत बेहतर चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। पिछले चुनाव से इस दफा कितनी तस्वीर बदली हुई आपको नजर आ रही है हरियाणा के लिहाज से सर? हरियाणा में 10 सीटों के चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव हो रहा है। उसके साथ साथ एक करनाल विधानसभा जो सीट है उस पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। तो ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है दांव पे लगी हुई है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इसमें जो है करनाल से विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सैनी जी है, वो करनाल विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी जो है वो रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो है वो चुनाव मैदान में। इस बार जो मुकाबला है, असली मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। और भाजपा में जो है वो अनुशासन भी है और उनका संगठन भी है और उनकी तैयारी भी बहुत है। परंतु कांग्रेस में थोड़ी छूट है। परंतु एक बात जो है वो हुड्डा जी ने सिद्ध कर दी है कि वो बॉस है पार्टी में। हरियाणा की जो कांग्रेस है उसके बॉस है। उन्होंने हाई कमान के सामने ये सिद्ध कर दिया और उन्होंने अपनी मर्जी के जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिलवाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने किरण चौधरी की बेटी का श्रुति का टिकट कटा दिया। तो इसी तरह कई जो दिग्गज हैं उनके टिकट काटकर अपने जो सहयोगी थे, अपने विश्वास पात्र हैं, उनको टिकट दिलवाए हैं। और इसका जो असर है आने वाले विधानसभा में होगा। बिल्कुल, आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अमित नेहरा जी, जिस तरह से केसी मलकानिया जी जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व का, और वो टिकटों के बंटवारे में दिखाई भी दिया है। साफ तौर पर एक झलक जो है उनकी जो छाप है वो टिकटों के बंटवारे में दिखी है। लेकिन कांग्रेस को इसका कितना फायदा, कितना नुकसान आपकी नजर में? देखिए सोनम, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन पार्टियों के बीच में नहीं हो रहा है, ना ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहा है। ये इलेक्शन जो है मोदी और जनता के बीच में है। तो पिछले 2 इलेक्शन देखे हैं हम लोकसभा के, तो उनसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था 2014 वाला, तो उसमें एक स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बला बला सरकार। ठीक है ना। उसके बाद जो 2019 वाला जो आया तो राष्ट्रवाद के नारे के साथ लड़ा गया। ठीक है ना। पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें तो माहौल ही अलग था। लेकिन अब तो क्या है कि मोदी की गारंटी है, वो कितनी गारंटी दे पाएगी सीट जीतने की, वो देखने की बात होगी। तो ये जो इलेक्शन है मोदी और जनता के बीच में है। क्योंकि हर जो बीजेपी का कैंडिडेट है मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है अपने के। जो पिछले ये हैं जो रिपीट हुए हैं वो अपने क्रियाकलाप तो गिना ही नहीं रहे। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो कहा एक मूल प्रश्न में कि हुड्डा का वर्चस्व, हाँ बिल्कुल, दिग्गज नेता हैं, 2 बार लगातार रहे हैं अपने मुख्यमंत्री, तो उनका असर तो दिखाई दे ही रहा है। हालांकि गुटबाजी की तो स्वीकार नहीं करती कांग्रेस ना बीजेपी करती, लेकिन गुटबाजी तो होती ही है बड़ी पार्टी में। क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल होता है तो उसमें गुटबाजी वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसका मुखिया एक ही होता है। लेकिन इसमें तो गुटबाजी होनी जरूरी होती है। और आंतरिक लोकतंत्र भी है, हमें इसको स्वीकार भी करना चाहिए कि लोकतंत्र होता है ये। कोई हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है वो किस तरह पार्टी में बढ़ता है। क्योंकि कांग्रेस ने तो बाकायदा अपने अध्यक्ष के लिए चुनाव भी लड़वाया था, आपको ध्यान होगा। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में चुनाव हुआ था। तो गुटबाजी नहीं कह सकते हम उसको। ठीक है, एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन ये है कि अब इस इलेक्शन में एक खास बात एक और भी है, वोटर और कार्यकर्ता उदासीन है। ठीक है ना, वो बात कहीं नजर नहीं आई पूरे हरियाणा में। कोई उत्साह हो, कोई ये हो ना, तो एक मसला ये भी रहेगा कि वोटर टर्नआउट कितना रहेगा इस इलेक्शन में हरियाणा में, तो ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये कल पता चलेगा कि माजरा क्या रहेगा। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अजय जी, जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वोटर एक निर्णायक भूमिका में है
और निर्णायक भूमिका में हर बार होता भी है, लेकिन उसकी उदासीनता, और ये बहुत फैक्ट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक उत्साह, जो एक्साइटमेंट लोगों के भीतर चुनाव को लेकर होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। इस फैक्टर का कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? देखो, पूरे हरियाणा क्या पूरे देश में अब की बार वोटर कहीं ना कहीं उदासीन बिल्कुल। का मुख्य कारण ये रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के दौरान वायदे किए बड़े बड़े, और उनको बहुमत भी बहुत जबरदस्त मिला, और उसके ऊपर लेके जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर लगा लो या मतदाता लगा लो, उनकी उम्मीदें ज्यादा पूरी नहीं हो पाई। ये कोई शक नहीं है कि मोदी फैक्टर अभी प्रिवेल करता है अच्छे ढंग से, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, अब वो लोग कुछ परसेंटेज ऐसा है जो मोदी को तो नहीं छोड़ना चाहते, परंतु निराश भी हैं वो। तो ऐसे में वो खिलाफ भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग फिर घर बैठ गए। आप ये देखो, कुछ स्टेट्स को छोड़ के, बंगाल वगैरह को अपवाद में छोड़ दो अगर आप, तो बाकी स्टेट्स में 60-62% पोलिंग रही है। हरियाणा में नॉर्मली 75% पोलिंग होती है। मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा में भी अब की बार 65% से ज्यादा पोलिंग हो पाएगी। उसका एक कारण तो ये, दूसरा जिस प्रकार से गर्मी है, भाजपा का मेन वोट बैंक है शहरों में, और वो शहरों, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको कंपैरेटिवली गर्मी थोड़ी ज्यादा लगती है ग्रामीण इलाकों से। तो वो लोग अब की बार मेरे को नहीं लग रहा है कि ज्यादा मतदान कर पाएंगे, और वो उदासीन होने के साथ साथ बाय एंड लार्ज, क्योंकि जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, लोगों तक फटाफट इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। हम बार बार ये अपील करते हैं, जैसे कभी चैनलों से अपील होती है, कभी संस्थाएं अपील करती है, ज्यादा से ज्यादा वोट करो। तो मैं कल परसों लोगों से बात कर रहा था, तो उनका कहना था भी किसके लिए वोट करें। जिनको वोट करते हैं वो लोग हमारी उम्मीद पे खरे नहीं उतरते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो ऐसे में लोगों को धीरे धीरे निराशा के कारण वो मतदान के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऊपर से अब ये जिस प्रकार से बिल्कुल विपरीत वेदर आ जाएगा अब की बार, तो शहरों में मतदान अब आपको फिर कम देखने को मिलेगा। तो ये अगर स्थिति बनेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। बिल्कुल अजय जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत एक बड़ा वोट बैंक जो है वो अर्बन एरियाज में ही बीजेपी का देखने को मिलता है। गणेश चौहान जी, जिस तरीके से अजय जी भी कह रहे हैं, अमित जी भी कह रहे हैं कि एक जो डिसअपॉइंटमेंट की सिचुएशन है, लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, लेकिन साथ साथ एक मोदी फैक्टर भी की भी बात अमित जी ने जिस तरीके से की, तो क्या ये फैक्टर रियली एग्जिस्ट करता है, आपको लगता है? और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर ये उदासीनता कैसी है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, मोदी फैक्टर तो पूरे देश में है। ये नहीं है कि हरियाणा में ही है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। जहां तक अजय जी ने कहा कि शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान होगा वो कम होगा, अगर मतदान ग्रामीण क्षेत्रों में कम होगा तो प्रशासन फेल समझो, क्योंकि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के चुनाव आयोग और जिला प्रशासन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान करें, घर ना बैठे। और उन्होंने एक मुहिम भी चला रखी है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो 85 साल के हैं, 70 साल के हैं, उनको घरों में जाके उनसे वोटिंग करा रहे हैं, और कुछ व्यवस्थाएं भी की है। अगर मतदान कम होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर होगा। दूसरा, चुनाव आयोग जो भारत सरकार का है, उनकी तरफ से जिस प्रकार से मुहिम चलाई गई है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वो भी मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो वो व्यर्थ जाएंगे। जहां तक चुनाव की बात है, बीजेपी की द्वारा आप देख लीजिए, पूरे हरियाणा के अंदर देख लीजिए, वही लोग हैं, कोई एक दो नए आए हैं, बाकी मुकाबला तो हम लोग रोहतक में भी रहे हैं और करनाल में भी रहे हैं, महेंद्रगढ़ भी गए हैं, पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में गए हैं। मुझे तो लगता है कि मुकाबला, अब उसके बाद 3 दिन के बाद मुकाबला बना था, और मुकाबले में कोई ज्यादा, अब तो मार्जिन की बात करते हैं ये लोग कि मार्जिन कितना होगा, 2 लाख का होगा, 5 लाख का होगा, लेकिन मुझे ऐसा मेरा जो मानना है, जो जिस तरह से हम फील्ड में गए, उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन ज्यादा नहीं रहेगा, कमी रहेगा। कहाँ सीटों के लिहाज से भी थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे मैं। देखिए, रोहतक लोकसभा की बात करें जी, तो रोहतक लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी के दोनों नेता
लगे हुए हैं। हाँ। जहां तक मार्जिन की बात है, दोनों बीजेपी की तरफ से तो मुझे लगता नहीं कहीं मार्जिन की बात हो रही है, वो तो जीतने की बात कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मार्जिन की बात हो रही है कि अब की बार, पिछली बार हम आज 1,000 वोटों से पराजित हुए थे, अब कम से कम 1 लाख वोटों से हम जीत हासिल करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेम जरूर करेंगे रोहतक में। आप देखिए, रोहतक में पिछली बार देश के प्रधानमंत्री आए थे, गृह मंत्री भी आए थे, अब की बार कोई बड़ा नेता नहीं आया। नहीं, सिर्फ ये गडकरी आए वो। ये चीज तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट करी है। कुछ सीटों पर जो फाइट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर भी आ रही है उन नहीं, सीटों मुझे के लगता है लिए। कि नेशनल लेवल पे कोई इनका समझौता भी हो गया इस प्रकार का कि भाई आप इस इलाके में रहने दीजिए, हम इस इलाके में नहीं आएंगे, मुझे कुछ लगता है। हाँ। लेकिन गुड़गांवा की बात करें तो गुड़गांवा एक मेवात क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र है जहां अजय जी कह रहे थे कि कम होगा, मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है अजय जी 85 के आसपास मतदान मेवात में होगा, क्योंकि जो मेवात में जिस तरह का माहौल देखा गया पिछले 5 सालों में, जिस तरह से मारकाट देखी गई, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग खफा हैं। और जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा राज बब्बर को, वो राज बब्बर खुद ही मानते हैं कि भाई मैं लेट उतरा हूं, लेकिन मुकाबला जरूर है। ठीक है, ये नहीं है कि अब की सीट बार दर सीट हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। केसी मलकानिया जी, गुरुग्राम का जिक्र जिस तरीके से कर रहे हैं गणेश जी, गुरुग्राम की सीट पर एक बड़ी कशमकश की स्थिति रही, बड़ा लेट उम्मीदवार की घोषणा की गई, अब राज बब्बर को मैदान में उतारा गया। पूरी कोशिश होगी हुड्डा खेमे के, क्योंकि प्रत्याशी हैं तो जीत दर्ज की जाए और राज बब्बर किसी ना किसी तरीके से एक अच्छे मार्जिन से जीत जाए। लेकिन वहां फाइट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राव इंद्रजीत जो है वो भी एक कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उस सीट पर आपके समीकरण क्या कहते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है केसी मलकानिया जी? गुड़गांव जो है एक व्यापारिक क्षेत्र है, बहुत बड़ी सिटी है और बहुत सारा रोजगार जो हरियाणा को हो वो गुड़गांव देता है, टैक्स रेवेन्यू भी देता है। अब इस पे जो राज बब्बर जी है, फिल्म नेता है, उनको उतारा गया है और हुड्डा जी ने अपना पूरा जोर लगाया है इस सीट पर कि अब मेरा जो उम्मीदवार है वो जीते, पर राव इंद्रजीत सिंह पुराना मजे हुए नेता है, तो इस सीट पे टक्कर जरूर होगी और सभी सीटों पे सभी पार्टियां जोर लगाएंगी। परंतु ये जहां तक कांग्रेस और भाजपा का सवाल है, इनमें आपस में सीधी टक्कर है। तो इसके साथ साथ इंलो है, जेजेपी है, ये जो है वो वोट पार्टियां मान जाती है, कितना डेट किसको पहुंचाती है, कितना वोट ये ले जाती है, तो किसका नुकसान करती है, किसान का भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है। तो इस बार ऐसा है कि जो टक्कर है अब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी है, पर मोदी के सामने कौन, इसलिए लोग जो कंफ्यूज है कि अगर हम मोदी को चुनते हैं तो मोदी तो हमारे सामने विश्व स्तर के नेता है, भाजपा कैडर पार्टी है तो भाजपा अच्छा काम करती है, सामने है कौन। जब तक आपके सामने बराबर का मुकाबला ना हो तो वोटर भी ये सोच कर दिखता है भाई वोट किसको डालेंगे। अमित नेहरा जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से टिकटों का ऐलान किया गया, पहले तैयारियां की गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया ये तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर नहीं आ रही क्या? कुछ सीटों पर जहां हम ये कह रहे थे कि इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहने वाला है, वहां पर सिचुएशन कुछ चेंज नजर आ रही है। आपकी नजर में तस्वीर कितनी बदली है? ये बिल्कुल ठीक है। देखिए सोनल, बात ये है कि कोई भी चुनाव हो तो उसमें मान लिया कि 1 साल पहले अगर प्रत्याशी उतार दिए जाए तो बात नहीं बनती। जो चुनाव बनता है वो लास्ट के 15-20 दिन में ही बनता है, क्योंकि उससे पहले अगर वो इतनी एनर्जी लगा दें तो आखिर तक तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो तो आखिरी में जो होता है समीकरण बनते हैं, जोर लगता है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि इस इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात है कि अंडर करंट है वो कांग्रेस की तरफ है। एक जो नारा है, जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, 1 लाख जो हर बीपीएल परिवार को देने का इन्होंने वायदा कर रखा है, तो उसका भी असर आपको साफ साफ दिखाई देगा जब वोटिंग पैटर्न आप देखेंगे और जो परिणाम आएंगे, तो उसमें आप हैरतअंगेज परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं आपको, तो उससे हैरान होना लाजमी रहेगा। जी,
हैरतअंगेज परिणामों की बात कर रहे हैं अमित जी, अजय जी, जिस तरीके से कह रहे हैं अमित जी कि कुछ जगहों पर तस्वीर जो है वो एकदम उलट नजर आ सकती है। आपकी नजर में कौन सी वो जगह रहने वाली है जहां पर तस्वीर बदल सकती है? अजय जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए अजय जी। यस। पूनम, देखो ये तो एंटी इंकम्बेंसी प्रिवेल करती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप ये देखो कि चुनाव से ठीक पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी को एकदम से बदला है, तो जो उनका कोर ग्रुप है उसका ये मानना था कहीं ना कहीं हरियाणा में एंटी इंकम्बेंसी है, और नहीं तो बिना किसी कारण के मनोहर लाल जी को नहीं बदला था। उनको इस चीज की सूचना थी कि हरियाणा में वो स्थिति नहीं है जो 2019 की स्थिति। तो अब उन्होंने जब कैंडिडेट उतारे तो वो समझ रहे थे इस बात को कि अब की बार कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। तो अब स्थिति ये आ गई है कि हरियाणा में सभी सीटों पर आज कड़ा मुकाबला है, और जो मार्जिन 5 लाख 4 लाख थे वो अब 50,000 और 1 लाख से नीचे के रह जाएंगे आपके मार्जिन। और खासतौर पर जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अभी भी ठीक स्टैंड कर रही है। तो ऐसे में आप चाहे अब भिवानी महेंद्रगढ़ को ले लीजिए, भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जो जाट बेल्ट है या हीरवाल बेल्ट है उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो मिला के किसी तरह यहाँ मुकाबले को बड़ा कड़ा बना दिया है उसने। और आपका इसी प्रकार गुड़गांव है, चाहे आपका करनाल है, हर जगह मुकाबला बना हुआ है, और मार्जिन ज्यादा नहीं होंगे। हिसार अब आपकी सीट है, जैसे हिसार के अंदर रंजीत सिंह पहले घोषित हुए थे, बाद में जयप्रकाश हुए घोषित। तो वो वहां पर भी यही स्थिति है कि हिसार और हांसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर वो रंजीत सिंह अच्छा कर रहे हैं, तो उचाना और नारनौंद पे जेपी अच्छा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो अब की बार कह तो देते हैं हम लोग भी ये हुड्डा ने अपने हिसाब से कैंडिडेट उतार दिया, ऐसा मेरे को नहीं लगता। कांग्रेस ने जो अब की बार कैंडिडेट उतारे वो सोच समझ के उतारे, और वो उन्होंने सिरदर्द पैदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए। चाहे चुनाव के परिणाम तो देखो मतदाता ने देने हैं बाद में, फिलहाल ये स्थिति है कि सभी को पसीना बहाना पड़ रहा है, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों। मेरा यह मानना है कि जैसे पहली ये बातें शुरू हुई थी कि ये कैंडिडेट 5 लाख से जीतेगा, 4 लाख से जीतेगा, फिर 3 लाख पे आए। मैंने ऐसे सट्टा बाजार में देखा कि जिन कैंडिडेट्स को आप 5 लाख की जीत दे रहे थे, तो वो बाद में अब ये स्थिति आ गई है कि मार्जिनली हार की तरफ सट्टा दिखा रहा हूँ। तो ये जो एंटी इंकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है, एंटी इंकम्बेंसी है, परंतु अभी भी हम मोदी फैक्टर को अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। वो अभी फैक्टर प्रिवेल करता है, क्योंकि इस फैक्टर के कारण 2019 के चुनाव में आपने देखा हो कि मार्जिन 20% 25% के डिफरेंस के थे। तो लोगों के अंदर कितना वो मार्जिन कम हुआ, कहीं 25 से आप 10 पे रह गए, कहीं 25 से 15 पे रह गए, कहीं 25 से 5 पे रह गए। ये डिपेंड करता है कि वोटिंग के टाइम पता लगेगा कि वो मार्जिन कहाँ परसेंटेज कम हुई है। तो ये तो डेफिनेट है कि कम तो हुई है, कितनी कम हुई है ये पोलिंग में पता लगेगा, दिखाई दे रही है, इसलिए मार्जिन कम हो चुकी है। बिल्कुल। गणेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अजय जी, एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन बावजूद इसके जो मोदी का मैजिक है वो भी किसी मायने में कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहेंगे जो वोटर के जहन में रहेंगे, और किन किन फैक्टर्स का आप प्रभाव इस इलेक्शन में देख पा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के मंच से भी कहा गया है और भाजपा के जो बड़े नेता उनके मंच से भी कहा गया है कि जो कुछ हुआ, जो हमारे जो नेता हैं, जो सांसद रहे हैं, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, अगर उनसे कहीं कहीं गलती हुई है तो उनको छोड़ दीजिए, मोदी जी की तरफ देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है, यूथ थोड़ा सोच रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो तो नाराज हुए बैठे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के तो 5 साल पहले ही कार्यकर्ताओं ने अपने हथियार डाल दिए थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी, कहाँ जाएं, उनको दिखता नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था। इसी प्रकार अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में नाराजगी तो काफी है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाए वो लोग। जहां तक राजपुर की बात होती है तो जनता में इस तरह का संदेश है
कि अगर इनको हम जिता के भेजते हैं तो बॉम्बे कौन जाएगा इनके यहाँ, दिल्ली कौन जाएगा इनके यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के जहन में भी बैठी हुई है, लोग सोच भी रहे हैं। और मतदान करने से पहले ये शायद ये लोग सोचेंगे भी कि मतदान करने से किसको हमें क्या फायदा हो सकता है, कौन आराम से मिल सकता है। ये जरूर कहते थे कि भाई राव साहब मिलते नहीं है, लेकिन अब की बार राव साहब ने एक क्लियर मंच से कहा कि भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, कोई कभी भी आए। सबसे बड़ी बात तो मेवात में देखने को मिलेगी। मेवात में देखो राव साहब के साथ कोई है नहीं। आप देखिए पूर्व मंत्री है राव नरबीर सिंह जी, वो सिरसा हिसार के बने हुए हैं इंचार्ज, ठीक है जी। दूसरा तो खुद राव साहब और मुझे लगता है हुड्डा के बीच कोई ऐसा समझौता हुआ है कि बार बार राव साहब को बुलाया गया जाटू साना कोसली, लेकिन राव साहब नहीं जा रहे। लेकिन गणेश जी एक फैक्ट और भी है वहां पर कि उन्हीं के नेताओं का साथ भी उनको बहुत कम नजर आ रहा है। अब की बार बहुत सारे लीडर्स उन्हीं की पार्टी के उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बात का कितना देखिए 10 साल से वो लगातार भाजपा में है, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने ही भाजपा के नेताओं को, जो बड़े नेता हैं उनको भी कोई तवज्जो नहीं थी। और मुझे ऐसा मानना था कि भाजपा भी उनको अपना नहीं मान रही थी, ये भाजपा को अपना नहीं मान रहे थे। तो इन्होंने कई बार कहा कि भाई मैं अब की बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, ऐसे ही धर्मवीर ने भी कहा था। लेकिन उनकी क्या मजबूरी हो गई, क्या कोई कैंडिडेट नहीं मिला, उनको जबरदस्ती टिकट दी गई। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कैंडिडेट कांग्रेस का कोई अच्छा मजबूत होता तो कहीं ना कहीं लोगों के पास, मतदाताओं के पास ऑप्शन बनता, लोकल होता तो उसके लिए ऑप्शन बनता। बाहर के लोगों को थोड़ा सा वो मतदान करने में हिचकिचा रहे हैं। जी केसी मलकानिया जी, जिस तरीके से सीटों के बंटवारे पे अगर हम चर्चा कर लें तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एक्सेप्टेड नहीं थे पब्लिक के लिए भी, वहाँ के आसपास के लीडर्स के लिए भी, वो भी यही कह रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लगातार कैप्टन अजय यादव कह रहे थे कि अगर बाहर के कैंडिडेट को आप मैदान में उतारेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब वो नुकसान कितना वोट में तब्दील होता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि कैंडिडेट वहाँ से जीतें। लेकिन इस फैक्टर को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो ये सीट बंटवारा हुआ है, उसके बाद जो विवाद सामने आए हैं, आपस की जो एक अंदरूनी कलह सामने आई है और वो एक्सपोज भी हुई है टाइम के साथ। देखो, कांग्रेस में जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो दो गुट बिल्कुल सामने सामने थे। एक तरफ शैलजा गुट था जिसमें शैलजा थे, सुरजेवाला जी थे, किरण चौधरी जी थी। तो इस गुट को जो झटका लगा कि वो शैलजा जो है वो अपनी टिकट ले गई, वो अपने दम पे ले गई। किरण चौधरी की बेटी की टिकट काट दी, उनके जो समर्थक हैं उनकी सबकी टिकट काट दी गई है। जो टिकटें मिली हैं वो हुड्डा जी ने दी है, ठीक है, अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे, इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो उम्मीदवार इसमें मैदान में है वो टक्कर देने वाले हैं। परंतु गुरुगांव की जो बात है, जब बाहरी उम्मीदवार होता है, चाहे कितना बड़ा भी नेता है, लोगों का एक क्रेज तो होता है कि इसको देखें, इसको मतदान दें। परंतु जब काम कराने की बात आती है तो जो लोग उसको मत देते हैं तो उनको काम कराने में बड़ी मुश्किल होती है। उसको ढूंढे कहाँ, मिलेंगे कहाँ, दिल्ली मिलेंगे या बम्बे मिलेंगे। तो इसका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। जहां क्रेज होता है वहां इस बात की भी चर्चा होती है कि इस उम्मीदवार को अगर हम वोट देंगे तो ये हमारे काम नहीं करा पाएगा, हम इसके पास बिल्कुल लोगों के जहन में ये चीज होती है। अमित जी, अगर इसी तरीके से देखें तो हिसार की सीट पर भी कमोबेश यही सिचुएशन है, सारे उम्मीदवार बाहर के हैं, वहां के लोगों के मन में दुविधा भी जरूर होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता ये फैक्टर कोई ज्यादा प्रभावी है इस इलेक्शन में। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का नहीं है, ना किसी कैंडिडेट का, ये मोदी वर्सेस जनता का इलेक्शन है। अब बात ये है कि अगर बाहर वाली बात अगर आप कहें तो बीजेपी के पास तो ऐसे मेरे ख्याल से दर्जनों उदाहरण है। भाई आप हेमा मालिनी को देख लीजिए, सनी देओल को देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरठ से वो जो रामायण सीरियल में किरदार थे उनको उतारा है, तो बहुत सारे उतारे हैं। तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। असल में दिक्कत ये है कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ अगर वो रहता भी हो वहां पे, काम तो किसी के हुए ही नहीं ना। अब बीजेपी को, मोदी को यही कहना पड़ रहा है कि मुझे देखो, उम्मीदवारों को मत देखो। अब वो चाहे गुड़गांव रहे
या कालीकट रहे या सैन फ्रांसिस्को रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप मुद्दे क्या है, मिजाज क्या है, एंटी इनकम्बेंसी है। विश्वासी नहीं थे और जनता ने बम्पर वोटिंग दी है। 1984 में अमिताभ बच्चन ने जिस नेता को हराया था इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद की जनता कल्पना नहीं कर सकती थी कि बहुगुणा को हराया जा सकता है। अपराजेय नेता थे। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी होती है और ये क्रेज होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारी वाली बात है तो कांग्रेस ने अब की बार, देखिए गुटबाजी एक अलग चीज होती है, तो इससे बढ़िया सिलेक्शन मुझे लगता है नहीं हो सकता था कांग्रेस के पास जो इन्होंने उतारा है पैनल। तो बढ़िया सिलेक्शन है ये, इसके अलावा कोई वो नहीं लेकिन था। अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि उन्हीं के नेता जो हैं वो जिस तरीके से उनकी नाराजगी है, चाहे हम भिवानी महेंद्रगढ़ में देख लें, चाहे हम हिसार की सीट पर देख लें, तो अपने ही अपनों को हराने के लिए भी जोर लगा देंगे। इस दावे में, इस बात में कितना नहीं, ये बीजेपी के लिए भी एप्लीकेबल है। यस, सेम अप्लाइज विद बीजेपी आल्सो। बिल्कुल। हाँ, तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके 15-20 हजार वोटों पे अधिक वो प्रभाव होता है। लेकिन वो प्रभाव कब होता है? जब वो खुद खड़े होते हैं। वो अपने पक्ष में तो कर सकते हैं, लेकिन उनको ये कहे कि को फलान नेता को मत दो, ये दो, वो दो। और दूसरी बात ये है कि दोनों पार्टियों ने शायद इसका उपाय निकाल भी लिया है नाराजगी दूर करने का, कि एक तरह से मैसेज ये पहुंचा दिया, भाई हम देखेंगे कि गांव वाइज, हल्का वाइज परफॉर्मेंस देखेंगे, पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया, उसी पे हम आपको विधानसभा टिकट के लिए देखेंगे, आपको उसके लिए सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा प्रभावी रहेगा। विरोध नाम का है कि हमें पूछा नहीं गया, आखिर में उनको आना पड़ेगा। आप धारा से कट नहीं सकते। और इसी विरोध की अगर हम बात कर लें, हाँ सोनल, दूसरी बात एक और है कि हरियाणा में एक चीज और हो गई है। ऑप्शन कम हो गए हैं लोगों के पास, नेताओं के पास, क्योंकि इस बार बाइपोलर इलेक्शन है। आगे भी 5-10 साल में मुझे लगता है कि 2 ही पार्टियां रहेंगी। पहले ये था कि इनेलो एक ऑप्शन था, फिर जजपा कुछ ऑप्शन बना कि उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब या तो आपको बीजेपी में रहना पड़ेगा या कांग्रेस में रहना पड़ेगा, और बाकी तीसरा ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। तो थोड़ा सा विरोध, इस तरह की जो आप बात करें, भीतरघात वगैरह, ये कम होंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप इस चुनाव के लिहाज से। अजय जी, जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं कि ये जो है छत्रप पार्टीज का एक जो प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेशन है, वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। और कमजोर होने के साथ साथ अगर हम अमित जी के लिहाज से समझे तो नदारद भी हो जाएगा आगे आने वाले समय में। आपको क्या लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां अपना वर्चस्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी कामयाबी आपको हासिल होती हुई दिखाई दे रही? नहीं, अमित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब इस समय क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति बहुत माड़ी है। हाँ। आप ये देखिए कि जेजेपी शायद ही किसी हल्के में अपनी जमानत बचा पाए। इनेलो की जहाँ स्थिति है, वो अभय चौटाला वाली सीट, मेरे को नहीं लगता वहां भी जमानत बचेगी या नहीं बचेगी। तो इसी प्रकार जो आपकी नेशनल पार्टी भी है, फॉर एग्जांपल बीएसपी है, उसकी भी हालत बहुत माड़ी है हरियाणा में इस समय। तो लोग ये समझ रहे हैं, लोग अब है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 2 सीटें 2 तरह से चल रहे हैं। अभी मैंने इसके हक में देना, मैंने इसके खिलाफ में देना। उसका कारण ये है कि एक पार्टी सत्ता में होती है तो उससे निराशा बनती है। अब जैसे यूथ है, उसमें आपकी बार आपने एक चीज नोट करी हो कि मोदी जी की जो 3 रैलियां हुई हैं हरियाणा, आपकी गोहाना रैली हुई है, आपकी अंबाला रैली हुई है, आपकी कल महेंद्रगढ़ की रैली, तीनों में यूथ ज्यादा दिखाई नहीं। पहले रैलियों के अंदर यूथ बहुत उछल के दिखाई देता था। तो यूथ जो बेरोजगारी एक मुद्दा है हरियाणा में, यूथ को ये लगता है कि अब तीसरी तरफ नहीं भागेगा यूथ, वो दूसरी तरफ भागेगा सिर्फ। तो आने वाले समय में इसमें कोई शक नहीं है, लोग 2 पार्टियों को देंगे, भाई ये कांग्रेस को वोट देना है या बीजेपी को देना है, कांग्रेस उसके अलाइज, बीजेपी उसके अलाइज। अब ये स्थिति चलेगी तो मार्जिन आप देखो ना, एक कम होने का कारण ये भी है। पहले क्या होता था, ट्रायंगल फाइट्स के अंदर 1-2 लाख कोई पार्टी बीच में वोट ले जाती थी तो वो वोट शेयर बढ़ जाता था। अब वोट शेयर ज्यादा नहीं बढ़ेगा और आमने सामने की टक्कर रहेगी।
और देर सवेर मुद्दों पे आना पड़ेगा। अब इस चुनाव में क्या है, जो सत्ता पक्ष है, जब मोदी जी हैं, कल आए हैं वहां आपके महेंद्रगढ़ में, जी। वो मुद्दे नहीं बोले। हाँ। उन्होंने अपना आगे का 5 साल का रोड मैप नहीं दिया। उन्होंने कहा भी मैं, अब महेंद्रगढ़ में बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मोदी जी अग्निवीर पे बोलेंगे हाँ। या किसानों पे बोलेंगे, हाँ। क्योंकि उस पार्टी के क्या है लोग, या तो हाँ। किसान है, या तो पूर्व सैनिक है, या अग्निवीर है। तो मतलब कि उन्होंने वो तीनों चीजों को अवॉइड किया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को हरियाणा से कनेक्ट करने वाला भाषण दिया, भी मैं हरियाणा में पहले रहता था, हाँ। हम यहाँ ऐसे भाई हमारा ऐसे टाइम पास होता था। जी। मतलब कि कोई नया रोड मैप नहीं एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश तो की, लेकिन जो मुद्दे असल मायने में हरियाणा को प्रभावी बनाते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं वो कम दिखाई दिए। राहुल गांधी की रैली में ये सारी चीजें दिखाई दी हैं, उन्होंने इन सारे मुद्दों पर बोला है। में ये सारी चीजें दिखाई दी। तो आने वाले टाइम में देखो, अभी तो मोदी फैक्टर प्रिवेल करता है, क्योंकि इमोशनल इश्यूज अभी रह रहे हैं, धर्म का इश्यू है, इमोशंस के इश्यू हैं। परंतु कब तक ये चीजें, अल्टीमेटली क्या होगा कि चुनाव में क्षेत्रीय दल भी पहले क्या होता था, जातीय समीकरण के हिसाब से चलती थी। अब वो जातीय समीकरण भी कम रह जाएंगे। आगे आने वाले चुनाव में लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, लोग अभी तो देखो निराश हो रहे हैं नेताओं से, कोई उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, पर एक समय आएगा लोग एजुकेट होने शुरू हो जाएंगे, तो नेताओं को उनकी उम्मीदें पूरी करनी पड़ेंगी। उनको सही मायने में किन मुद्दों से मतलब है और कौन से मुद्दे उनके लिए प्रभावी हैं, वो भी समझना शुरू कर देंगे। मुद्दों पे लड़ना पड़ेगा चुनाव, और ऐसे में क्षेत्रीय दल जो राजनीति ज्यादा करते थे जात पात की, वो नहीं कर पाएंगे। गणेश चौहान जी, राष्ट्रीय मुद्दों की बात हर जगह दिखाई देती है, चाहे हम राम मंदिर की बात कर लें, धारा 370 की बात कर लें, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उनके भाषणों में ये चीज़ दिखाई देती है। लेकिन हरियाणा के लिहाज से ये मुद्दे कितने प्रभावी रहने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब हम सुनते हैं इन बातों को तो इनका रेपिटेशन बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन हरियाणा के लिहाज से, जिस तरह से अभी आपसे पहले भी जिक्र हो रहा था कि ये मुद्दे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है हरियाणा की जनता के लिए, आपकी नज़र में क्या लगता है, किन मुद्दों को जहन में रखकर जनता वोट देगी? देखिए, यूथ इसलिए भी नाराज है कि जो इन्होंने सेना के अंदर जिस प्रकार से नियम बनाए हैं अग्निवीर के, उसमें बार बार सवाल किए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण हरियाणा एक ऐसा जिला है, 4-5 जिलों को मिला के सबसे ज्यादा जो सैनिक हैं उसी जिले से आते हैं। हाँ। रेवाड़ी हुआ, गुड़गांव हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, भिवानी हुआ, रोहतक हुआ, तो ये ज्यादा से ज्यादा वहां से लोग भर्ती होते थे। अब लोग उन युवाओं में जोश ही नहीं रहा, क्योंकि जब तक वो 4 साल का 3 साल की 1 साल की ट्रेनिंग होगी, 3 साल में वो जवान तैयार होंगे, उसके बाद वो घर आ जाएंगे। तो उस बात को भी बार बार बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी की जो वोट मांग रहे हैं उन लोगों से, वो बार बार इसी बात को लिए कह रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाँ। क्योंकि उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ यही है कि मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट दे दो। उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं है कि भाई अग्निवीर का क्या करेंगे। अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो अग्निवीर को हटा देंगे, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। दूसरा क्या है कि विकास ज्यादा नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल और उसके बाद एकदम उनको हटा दिया गया, इसीलिए हटाया गया है ना कि उनका जगह जगह विरोध हो रहा था, लेकिन विरोध वो अभी भी उनको देखने को मिला। अभी आप 4 दिन पहले ब्राह्मण समाज के मंच पे गए, उनको भगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, लेकिन वही फिर बात आ जाती है मोदी जी के नाम पे। सब यही कहते हैं कि मोदी जी को देख लो। हाँ, और यही एक प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिक्र भी इसी बात का कर रहे हैं। मोदी की गारंटी ज्यादा दिख रही है, योजनाएं भाजपा की हैं वो कम दिख रही हैं। इनके पास तो कोई गारंटी नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। वो क्या बताएं जनता के बीच में जाके। जनता के बीच में जाने में वो घबराते हैं। कुछ जो प्रत्याशी गए उनको भगाया भी गया, गाँव से बड़ी भारी पुलिस बल भेजी गई, उनको थोड़ा सा धमकाया भी गया। वो आज स्थिति में है कि सत्ता में है, डर बना हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने तो, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो मंच से बोला है कि भाई 4 जून के बाद देखेंगे। तो ये नहीं पता किसको देखेंगे, क्या करेंगे, इसलिए भी थोड़ा सा भय बना हुआ है मतदाताओं में भी और जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें भी भय बना हुआ है। केसी मलकानिया जी, ये जो भय और ये उदासीनता की बात हम कर रहे हैं, इसमें किसको फायदा किसको नुकसान? अनम्यूट कीजिए सर प्लीज अपने को।
जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसमें जो है असली मुद्दों से भटक गई हैं, और जो इसमें सत्ता में है वो वायदे क्या क्या करेंगे। लोग पूछते हैं कि आपने काम क्या किया है, परंतु मोदी जी के नाम पे जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है, और विपक्ष के पास कोई इतना स्ट्रांग लीडर नहीं है जिसको वह प्रधानमंत्री का चेहरा लाकर सामने रखे जाए। अब अखिलेश जी ने कह दिया कि हम 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, बार बार बदल के बनाएंगे। जहां तक कांग्रेस ने कहा कि 1 लाख हम महिलाओं को 32 लाख परिवारों को 1-1 लाख देंगे, तो शहजादा पुन्नावाला की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा 35 लाख करोड़ का बजट होता है, और 32 लाख करोड़ आप जो है वो 32 लाख परिवारों को, महिलाओं को दे देंगे तो 3 लाख करोड़ बचेगा, उससे तो सेना का जो खर्चा है वो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं। जहां तक हरियाणा का सवाल है, यहाँ हरियाणा में एंटी करेंसी है, और इसके साथ साथ ये है जैसे भ्रष्टाचार की बात चली है, पेपर लीक होते रहे, वहां इसमें पैसे मिलते रहे, इसके साथ साथ खेल मंत्री का मुद्दा उठता रहा, बदतमीजी का। तो इस तरह के कई मुद्दे हैं जिससे सरकार की नाराजगी है, सरकार के साथ नाराजगी थी। पिछली बार वो नारा देख रहे थे कि इसकी बार 70 पर तो पहुंचे 40 के पास। तो इस बार लग रहा था सरकार को भी, केंद्र नेतृत्व को, कि अगर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो अब 40 सीटें मिलने आएंगी, इसलिए ऐन चुनाव के मौके पे उनको बदल दिया लोकसभा चुनाव में। अगर अब आगे सामने हमारे विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनावों में किसको टिकट देखते हैं और कितना जो प्रभाव जो है वो नायब सैनी जी अपना डालते हैं, कितने वोट ले जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। अब इन्होंने सरकार तो बना ली थी जेजेपी के साथ, अब चुनाव अलग लड़ रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। जो क्षेत्रीय दल है वो धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले ऐसा था जो क्षेत्रीय दल है वो बड़े दल के साथ, जैसे भाजपा और इन लोग मिलकर चुनाव। ठीक है केसी मलकानिया जी, थैंक यू सो मच। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल मतदान का दिन है, आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश जो हो रही है लगातार चुनाव आयोग की तरफ से, आपसे हम भी गुजारिश करते हैं मीडिया के माध्यम से भी कि आप ज़रूर अपना वोट कास्ट करें। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, किसके दावों में कितना दम है ये पता चल जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।